हेलो फ्रेंड्स, तो आज जो हम चैप्टर रिवाइज करने वाले हैं वो है सेंटर स्टेट रिलेशन। ठीक है, और सेंटर स्टेट रिलेशन जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक लेजिस्लेटिव है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव है और एक फाइनेंशियल। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं लेजिस्लेटिव से। तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है बिटवीन सेंटर और स्टेट वो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 45 से लेकर के 245 से लेकर के 255 तक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक्स क्या है? तो इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, जो कि हमारा इंडिया, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था कि जो अपना इंडिया है वो ब्लेंड ऑफ बोथ है। किसका? फेडरलिज्म का और यूनिटरी गवर्नमेंट का। इसमें क्या कि फेडरलिज्म कब फॉलो करते हैं हम? ऑर्डिनरी टाइम में फेडरल सिस्टम यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम में यूनिटरी गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, बट यूनिटरी इन स्पिरिट ड्यूरिंग क्राइसिस। तो जो पावर है वो डिवाइड की गई है सेंटर और स्टेट के बीच में इन टर्म्स ऑफ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल। ठीक है, पर जुडिशियल फॉर्म में डिवाइडेड नहीं है, क्योंकि अपना जो इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। इंटीग्रेटेड मतलब स्टेप बाय स्टेप है। पहले सुप्रीम कोर्ट आएगा, उसके नीचे हाई कोर्ट आएगा, उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आएंगे। ठीक है, तो ये सारे सिस्टम की वजह से हम लोग ने जुडिशियल सिस्टम को डिवाइड नहीं किया है। बाकी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल, ये सारी तीनों चीज़ों को हमने सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया है। ठीक है, क्यों हमने ये सारे रोल्स को डिवाइड किया? स्मूथ फेडरल फंक्शनिंग जो है वो रहे और कोऑर्डिनेशन बना रहे सेंटर और स्टेट के बीच में, और सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। ठीक है, तो लेजिस्लेटिव रिलेशन के कुछ एस्पेक्ट्स है। पहला, टेरिटोरियल एक्सटेंड क्या है, देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स, तीसरा है पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट लिस्ट, और चौथा है सेंटर्स कंट्रोल ओवर द स्टेट लेजिस्लेशन। अब ये चारों को हम लोग एक्सटेंसिवली पढ़ेंगे। पहला जो है टेरिटोरियल एक्सटेंड ऑफ लेजिस्लेशन, आर्टिकल 245। इसमें क्या है? जो पार्लियामेंट है वो जो लॉज बनाती है वो लॉज कहाँ तक सीमित है? तो जो लॉज है वो होल ऑफ इंडिया या एनी पार्ट, पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ को इंडिया एज अ होल या एनी पार्ट ऑफ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, इंक्लूड स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, एक्वायर्ड टेरिटरीज। ठीक है, हैज़ पावर टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। अभी जैसे कि टेरिटरी के अंदर के जो मैटर्स है उसमें पार्लियामेंट्स लॉ बना सकती, पर अगर टेरिटरी के बाद वाले या टेरिटरी से बाहर वाले जो रिलेटेड चीज़ें होंगी उसको डील करने का भी पावर पार्लियामेंट के पास। ठीक है, जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग हो, टेररिज्म लॉ हो। ये जो टेररिज्म लॉ है वो टेरिटोरियल एक्सटेंशन के बाहर की बात है, तो इन सारी चीज़ों को डील कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। ठीक है, अब स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या पावर? तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या है? वो जो लॉज बनाएगा वो होल या पार्ट ऑफ द स्टेट में अप्लाई हो सकता है। स्टेट के पास एक्स्ट्रा टेरिटोरियल का कोई पावर नहीं है। एग्जाम्पल क्या है? टैक्स रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो स्टेट के अंदर वाली जो भी टैक्स रिलेटेड लॉस है उस पे स्टेट लेजिस्लेचर का पूरा हक है, पर स्टेट के बाहर अगर कोई लॉ टैक्स की बात हो तो उसमें स्टेट लेजिस्लेचर कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, उसके पास वो पावर ही नहीं है। दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन पार्लियामेंट टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अभी हमने पार्लियामेंट और स्टेट का कहाँ कहाँ पावर है टू इम्प्लीमेंट देयर लॉस वो हमने पढ़ा। अब ये पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं पार्लियामेंट के ऊपर। ठीक है, कि उनके बनाए हुए लॉ यहाँ अप्लाई नहीं होंगे। तो पहला,
सर्टन यूनियन टेरिटरीज जो है उसमें पार्लियामेंट के लॉस डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं होते, ठीक है, लॉस डू नॉट ऑटोमेटिकली अप्लाइज, ठीक है। बाकी सारे स्टेट्स में, पार्ट ऑफ द स्टेट या इंडिया एज अ होल में सब वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है, अप्लाई हो जाता है, बट कुछ यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पार्लियामेंट्स के लॉ अप्लाई नहीं होते, जैसे कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप आइलैंड्स, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख जैसे कुछ एरियाज है, यूनियन टेरिटरीज है जहाँ पार्लियामेंट का लॉ ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता। यहाँ क्या होता है ना, यहाँ ये जो एरिया है इसके अंदर कोई लॉ बनाना हो तो प्रेसिडेंट क्या करेगा, एक रेजोल्यूशन पास करेगा, क्या करेगा, रेजोल्यूशन पास करेगा, उसके बाद यहाँ के मैटर्स पे लॉ बनाया जा सकता है, ठीक है। और जो ये रेजोल्यूशन है उसका सेम पावर होगा एज अ पार्लियामेंट लॉ, ठीक है। जो ये रेजोल्यूशन है वो इक्वल होगा पार्लियामेंट के लॉ जैसा ही, सेम फोर्स होगा, ठीक है। सच रेजोल्यूशन, यहाँ जैसे मेंशन किया है, सच रेजोल्यूशन हैव सेम फोर्स एज अ पार्लियामेंट लॉ एंड कैन अमेंड एंड रिपेल बाय पार्लियामेंट एक्ट। देखो अभी रेजोल्यूशन बनाया है पर इसको अगर हटाना हो या इसमें कोई चेंजेस लाने हो तो पार्लियामेंट कर सकता है, ठीक है। पर यहाँ डायरेक्टली अगर कोई काम करना हो तो पहले प्रेसिडेंट रेजोल्यूशन, उस रेजोल्यूशन के थ्रू वो काम किया जाएगा, पार्लियामेंट का डायरेक्ट लॉ वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। थर्ड, शेड्यूल एरियाज में भी पार्लियामेंट के लॉस डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। क्या होता है, गवर्नर में डायरेक्ट पार्लियामेंट लॉ शेल नॉट अप्लाई विथ मॉडिफिकेशन एंड पर्पस। देखो गवर्नर डिसाइड करेगा कि पार्लियामेंट के लॉ अप्लाई होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, और होंगे तो कौन से मॉडिफिकेशन के बेसिस पे होंगे, और ये क्यों किया गया है, टू प्रोटेक्ट ट्राइबल ऑटोनॉमी, ठीक है। तीसरा है ट्राइबल एरिया, जो कि 6 शेड्यूल के अंदर जो आते हैं। इसमें क्या होगा, इन एरियाज के जो गवर्नर्स होंगे ना उनके पास भी सिमिलर पावर होगा प्रेसिडेंट जैसा, ठीक है। और ये जो 6 शेड्यूल के अंदर कौन कौन से आता है, इसमें आता है असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ठीक है, ATM-M। तो समझ में आ गई पूरी बात कि क्या है। वापस से हम लोग ये एस्पेक्ट पूरा थोड़ा सा वो कर लेते, रिकॉल कर लेते कि जो टेरिटोरियल एक्सटेंशन है वहाँ पार्लियामेंट के लॉज कहाँ अप्लाई होंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के लॉ अप्लाई होंगे। और ऐसे कौन से एरियाज है जहाँ पार्लियामेंट के लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते, यूनियन टेरिटरी, शेड्यूल एरियाज अंडर शेड्यूल 5, शेड्यूल 5 के अंदर जो एरियाज आते हैं और शेड्यूल 6 के अंदर जो एरियाज आते हैं उनमें पार्लियामेंट के लॉ डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते। दूसरा एस्पेक्ट पढ़ते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर सब्जेक्ट्स। अभी ये जो है वो हम 7 शेड्यूल में पढ़ते हैं कि कौन सा मैटर यूनियन लिस्ट में आता है, कौन सा मैटर स्टेट लिस्ट में आता है और कौन सा मैटर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। तो जो हमारी 3 लिस्ट है उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला लिस्ट है यूनियन लिस्ट, ये फर्स्ट लिस्ट है। इसमें क्या होता है, एक्सक्लूसिव पार्लियामेंट पावर। इसमें जो यूनियन लिस्ट है इसके ऊपर पूरा का पूरा पावर किसका है, पार्लियामेंट का, ठीक है। 98 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और ओरिजिनली कितने थे, 97, तो एक सब्जेक्ट बढ़ गया है ओरिजिनली से। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी, सेंसस, ऑडिट एंड इंटरस्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स, ये जो सारी नेशनल इंपॉर्टेंस की चीज़ें आती है ना वो आती है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। अब पढ़ते हैं स्टेट लिस्ट। ये सेकेंड लिस्ट है, यहाँ इस लिस्ट में पूरा का पूरा पावर होगा स्टेट का, ठीक है। और पहले मतलब फ़िलहाल 59 सब्जेक्ट्स है, पहले 66 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। और ये रीजनल और लोकल इम्पोर्टेंस से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स आते हैं वो स्टेट लिस्ट में आते हैं, जैसे पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, दैन कल्चर, लोकल गवर्नमेंट, प्रिजन, मार्केट, थिएटर एंड गैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें स्टेट लिस्ट में आती। लास्ट लिस्ट है हमारी कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि थर्ड लिस्ट है। इसमें क्या होता है ना, सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं।
फ़िलहाल 52 सब्जेक्ट्स है, ओरिजिनली 47 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। अब इस लिस्ट में उन सब्जेक्ट्स को डाला जाता है जो कि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रहे और फ्लेक्सिबल रह सके, जिससे कि स्टेट अपने वाइज कुछ चेंजेस ला सके, बट उस पर पूरा कंट्रोल रहेगा, मतलब दोनों लॉज बना सके जिससे कि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, ठीक है, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों। अब इसमें कौन कौन से मैटर्स आते हैं, ये आता है क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल प्रोसीडिंग्स हो गया, मैरिज डिवोर्स हो गया, लेबर वेलफेयर हो गया, पॉपुलेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, ड्रग्स एंड पॉइजन एंड इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, ठीक है। ये सारी बातें आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब ये जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसमें क्या हुआ था ना, कुछ मैटर जो स्टेट में के लिस्ट में थे उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। वो है एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड बर्थ एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो आप इसको कोई निमोनिक बना करके याद कर सकते हैं। देन जो स्पेशल प्रोविज़न जीएसटी जो थी वो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई थी। वो कॉन्करेंट जुरिसडिक्शन, मतलब इसके ऊपर लॉ दोनों बना सकते हैं, पार्लियामेंट भी बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। पार्लियामेंट एंड स्टेट कैन लेजिस्लेट ऑन जीएसटी, पार्लियामेंट हैव एक्सक्लूसिव पावर ऑन इंटर स्टेट जीएसटी, ठीक है। अब इन तीनों के अलावा जो मैटर्स होते हैं, ठीक है, ऐसे मैटर्स जो इन तीनों में इंक्लूड नहीं है, उन मैटर्स को रेसिडेरी लिस्ट में डाला जाता है, रेसिडेरी पावर कहा जाता है, जो कि आर्टिकल है 248, आर्टिकल नंबर्स याद रखना। इसमें द सब्जेक्ट नॉट इन एनी लिस्ट, ठीक है, वेस्टेड टू द पार्लियामेंट। अब इसके ऊपर जो लॉ बनाने का पावर होता है ना, वो होता है पार्लियामेंट के पास में, याद रखना, ठीक है। इंक्लूड रेसिडेरी टैक्सेशन, एग्जाम्पल साइबर लॉ, जो ऐसे लॉ जो कि ऐसे मैटर्स जो कि बाद में इन्वेंट हुए या बाद में उसकी इम्पोर्टेंस आई, उसको रेसिडेरी पावर्स में डाल देते, और उस पर लॉ बनाने का अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट का होता है, स्टेट का नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब अब कौन सी लिस्ट पावरफुल है, ठीक है, तो हायरार्की ऑफ द लिस्ट पढ़ लेते। अगर यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट में कन्फ्लिक्ट है तो यूनियन लिस्ट को यूनियन लिस्ट प्रिवेल करेगी। अगर यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में डिस्प्यूट हुए तो यूनियन लिस्ट ही प्रिवेल करेगी। अगर कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में डिस्प्यूट है तो कॉन्करेंट लिस्ट ही प्रिवेल करेगी, ठीक है। कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट, सेंटर लॉ प्रिवेल्स। देखो जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी वो अभी जैसे कॉन्करेंट है जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट दोनों लॉज बना सकते हैं। मेजरली तो जो यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट है उसका ही लॉ प्रिवेल करेगा, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस। इफ स्टेट्स लॉ रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट्स, अगर कोई लॉ जैसे कि अभी देखो पार्लियामेंट और स्टेट में डिस्प्यूट चल रहा है तो पार्लियामेंट का लॉ जीतेगा, ऑब्वियसली वो प्रिवेल करेगा, बट ऐसे कुछ केसेस है, कुछ एक्सेप्शंस है। अगर स्टेट का लॉ जो स्टेट का लॉ है वो प्रेसिडेंट के मतलब स्टेट ने कुछ बिल बनाया, ठीक है, और वो रिजर्व कर दिया प्रेसिडेंट के लिए, तब शायद ये ना हो कि पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करे। रिसीव प्रेसिडेंशियल एसेंट, प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया, द स्टेट लॉ प्रिवेल्स विद दैट स्टेट्स, ठीक है, एंड पार्लियामेंट कैन स्टिल ओवरराइड द लेटर। अब जैसे कि इन दोनों कंडीशन में चलो अगर पार्लियामेंट के जगह स्टेट का लॉ प्रिवेल कर गया, पर बाद में अगर पार्लियामेंट को कोई चेंजेस करने होंगे तो वो फिर से उस स्टेट के बनाए गए लॉ पर मॉडिफिकेशन कर सकता है या उसको चेंज कर सकता है। पांचवा एस्पेक्ट्स पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट्स फील्ड। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ कंडीशंस दी गई है कि कौन से कंडीशन में पार्लियामेंट का पावर होगा, मतलब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना सकती है। ऐसे कौन से कंडीशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करे अंडर आर्टिकल 249, कंडीशन क्या होगी,
वो रेजोल्यूशन पास करने की, वो जो रेजोल्यूशन है वो 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। वो जो रेजोल्यूशन है वो नेशनल इंटरेस्ट के बिहाफ के लिए होना चाहिए। उस रेजोल्यूशन की जो वैलिडिटी होगी वो 1 ईयर होगी। उसको बढ़ाया फिर से बढ़ाया जा सकता है, बट उसकी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी, ठीक है। और जो वो रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन जब एक्सपायर हो जाएगा उसके 6 मंथ तक वो वैलिड रहेगा। और स्टेट लॉ अलाउड बट पार्लियामेंट प्रिवेल्स, मतलब अब इस रेजोल्यूशन के ऊपर स्टेट लॉ बना सकती है, बट जो पार्लियामेंट बनाएगी वो प्रिवेल करेगा, ठीक है। दूसरा है कि दैट अगर नेशनल इमरजेंसी हो तो पार्लियामेंट स्टेट के मैटर्स में लॉ बना सकता है। इसमें क्या होगा, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट वैलिड 6 मंथ्स, और उस 6 मंथ्स को एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट की पूरी पावर ख़त्म हो जाती है, पावर रहती है, बट सुप्रीम पावर पार्लियामेंट की रहती है, पार्लियामेंट का ही लॉ प्रिवेल करेगा। तीसरा कंडीशन है कि स्टेट्स रिक्वेस्ट, अगर स्टेट खुद ही रिक्वेस्ट करे अंडर आर्टिकल 252 में, वो खुद ही रिक्वेस्ट करे कि पार्लियामेंट भैया हमारे मैटर्स में लॉ बनाओ, तो फिर पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। 2 और मोर, ठीक है, ओनली 1 नहीं कहा गया है, इधर कहा गया है 2 और मोर स्टेट पास रेजोल्यूशन, पार्लियामेंट लेजिस्लेट फॉर दो स्टेट्स, other states can adopt later, only parliament can amend and repeal। अगर एक बार लॉ बना दिया उस मैटर पे, स्टेट ने रिक्वेस्ट किया, उसको हटाने का या उसको चेंज करने का पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास ही रहेगा। अभी ऐसे कौन से, मतलब इस कंडीशन के अंडर कुछ लॉज बनाए गए हैं जिसमें पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे। एक है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये स्टेट की मैटर्स के अंडर आता है, बट पार्लियामेंट ने इस पर लॉ बनाया था। वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉपुलेशन एक्ट, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट, देन ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994, ठीक है। 4th कंडीशन है, अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट करवाना हो स्टेट के अंदर, तब भी पार्लियामेंट स्टेट की लिस्ट में लॉ बना सकती है आर्टिकल 253 के अंडर, ठीक है। जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन एक्ट 1960, एंटी हाईजैकिंग एक्ट 1982, एनवायरमेंटल लॉ, TRPS रिलेटेड लॉस, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल है। 5th कंडीशन है ड्यूरिंग प्रेसिडेंट रूल, अगर प्रेसिडेंट रूल लग गया तो पार्लियामेंट के पास पावर होगी कि वो स्टेट लिस्ट में के मैटर पे लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट, ठीक है। तो ये 5 मैटर इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से मैटर है कि राज्यसभा रेजोल्यूशन निकाले तब, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट खुद रिक्वेस्ट करे, 4th इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स इंप्लीमेंट करवाने हो, और 5th है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। अब कौन से डिवाइसेस है या कौन से वेज है जिससे कि सेंटर कंट्रोल कर सकती है स्टेट लेजिस्लेचर को, वो है गवर्नर रिजर्वेशन ऑफ बिल। देखो क्या करेगी कि अगर गवर्नमेंट रिजर्व कर देती है कोई स्टेट का बिल टू प्रेसिडेंट, तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट का पूरा पावर हो जाता है, उसके बाद गवर्नर उस बिल पे कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दूसरा है प्रायर प्रेसिडेंटल सैंक्शन, कुछ ऐसे स्टेट मैटर्स है जिसके ऊपर लॉ बनाने से पहले स्टेट्स को क्या करना होता है, प्रेसिडेंट की पहले से परमिशन लेनी पड़ती है। तीसरा ड्यूरिंग फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाने के बाद स्टेट का के मैटर्स पे पूरा कंट्रोल पार्लियामेंट का आ जाता है। तो ये 3 वेज से पार्लियामेंट स्टेट के लेजिस्लेचर को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। 5th है कमीशंस व्यू, जो सरकारी कमीशंस आई थी इंटर स्टेट रिलेशन के ऊपर, उन्होंने क्या किया, फेडरल सुप्रीमेसी इज़ नॉट अ एंटी फेडरल, ठीक है। इट प्रिवेंट लीगल जो कन्फ्लिक्ट लॉस, पॉलिसी पैरालिसिस, मतलब उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी कि दैट फेडरल और स्टेट के रिलेशंस के ऊपर कुछ उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, उसको हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
अब ये जो हमने सारे चीज़ें पढ़ी वो हमने पढ़ी थी लेजिस्लेचर के ऊपर, ठीक है। लेजिस्लेटिव जो इंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसके बारे में पढ़ा, तो उसको थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। 5 एस्पेक्ट्स हमने पढ़े हैं। पहला टेरिटोरियल एक्सटेंशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट, जिसमें वो 3 लिस्ट आई थी। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, कब पार्लियामेंट लॉ बना सकती है स्टेट के अंदर, और सेंट्रल कौन से वेज से सेंटर स्टेट को कंट्रोल कर सकता है। ये 5 चीज़ें हमने पढ़ी लेजिस्लेटिव रिलेशन में। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, पर इतना बड़ा चैप्टर अगर 1 घंटे में रिवाइज हो रहा है तो इट्स वेल एंड गुड, ठीक है। आर्टिकल 256 से लेकर के 263 पार्ट 11 में ये दिया गया है, ठीक है। तो क्या होगा, जैसे कि हमने लेजिस्लेटिव पढ़ा, लेजिस्लेटिव का क्या था आर्टिकल, रिकॉल करते वापस से। उसका आर्टिकल था 245 से लेकर के 255, ठीक है। देखो आप भी रिवाइज करो, मैं भी रिवाइज करती हूँ। 245 से लेकर के 255 तक लेजिस्लेटिव था। 245 से लेकर के 255 तक लेजिस्लेटिव था। एडमिनिस्ट्रेटिव कब तक है, कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 256 से लेकर के 263, ठीक है। 10 आर्टिकल दिए, देखो 45 से 55, 56 से 63। तो अब हम शुरू करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस में आर्टिकल 256 से लेकर के 263 पार्ट 11। हमने जैसे लेजिस्लेटिव में पढ़ा था 245 से लेकर के 255, एडमिनिस्ट्रेटिव में है 256 से लेकर 263 तक, ठीक है। फर्स्टली कॉन्स्टिट्यूशनल क्या बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन के ऊपर, कि दैट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन डील विद द एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज। अब लेजिस्लेटिव में पावर्स डिवाइड कर ली, अब उन्होंने आप अपने सब्जेक्ट्स पे लॉ बना दिया, अब उसको कैसे, उस लॉज को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन में आएगा, ठीक है। इवन दो अपना इंडिया फेडरल है, बट हम यूनिटरी फॉर्म को, मतलब सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा पावर है एज कम्पेयर टू स्टेट्स। आर्टिकल वापस से ये आ गया। दूसरा एस्पेक्ट्स क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर। अभी एग्जीक्यूटिव पावर जनरली फॉलो लेजिस्लेटिव पावर। अब जैसे कि स्टेट लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट में जो लॉज बनेंगे उसको एग्जीक्यूट करने का जो जिम्मेदारी है वो सेंटर के पास रहेगी, और स्टेट के लॉज को इम्प्लीमेंट करने की पावर स्टेट के पास रहेगी, ठीक है। तो वही कहा गया है कि दैट और एक्सटेंशन क्या है, कि दैट सब्जेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर कहाँ है यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट्स पे, और अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट और ट्रीटीज से रिलेटेड हो। दूसरा एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट मैटर इन द स्टेट लिस्ट एंड ऑपरेट विद द टेरिटरी ऑफ द स्टेट्स। ये इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट हमको एक बार इसको रिवाइज करना ज़रूरी है। द कॉन्करेंट लिस्ट हमने आगे पहले डिस्कस कर चुके, ठीक है। तीसरा एस्पेक्ट्स आता है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट्स टूवर्ड्स द सेंटर। आर्टिकल 256 से और 257 ये क्या करता है, 2 मैंडेटरी रेस्ट्रिक्शंस ऑन स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर। अब देखो कुछ ऐसे चीज़ें होती है जिसमें क्या होता है, स्टेट को ओबे करना पड़ता है पार्लियामेंट के लॉस को, जैसे कंप्लाइंसेस ऑब्लिगेशन आर्टिकल 56 एंड नॉन ऑब्स्ट्रक्शन ऑब्लिगेशन आर्टिकल 257। इसमें क्या है, ये कुछ लॉज है पार्लियामेंट, मतलब स्टेट मस्ट इंश्योर, तो ऐसे कुछ लॉज नहीं होने, देखो स्टेट के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो कुछ ऐसे लॉज बनाए जो पार्लियामेंट्री लॉ को
वायलेट करें, मतलब पार्लियामेंट ने कुछ और लॉ बनाया और उसका अगेंस्ट करके स्टेट ने कुछ और लॉ बना दिया, तो वो नहीं कर सकते। सेंटर लॉ से रिलेटेड ही लॉस बना सकते हैं, मतलब वो उनके साथ कोऑर्डिनेट करने चाहिए। स्टेट के लॉस ऐसे लॉस होने चाहिए जो सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट कर सके, ठीक है। और स्टेट ने रोक नहीं लगानी चाहिए या हिंड्रेंस नहीं डेवलप करनी चाहिए पार्लियामेंट के लॉ के सामने, या ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ें स्टेट ने नहीं करनी चाहिए टूवर्ड्स दी सेंटर, ठीक है। ये कहा गया था। और क्या गया है, दैट सेंटर एग्जीक्यूटिव पावर इन द स्टेट्स, दिस प्रोविजन गिव सेंटर अ वाइड सुपरवाइजरी कंट्रोल एनफोर्समेंट मैकेनिज्म टू। अभी जैसे कुछ लॉस है कि पार्लियामेंट कैसे सुपरवाइज करता है, तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, ये दो ऐसे आर्टिकल है जिसके थ्रू पार्लियामेंट क्या कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म कंटिन्यू रखने के लिए स्टेट में, ये दो आर्टिकल्स उसको यूज़ कर सकता है टू स्टेट्स के लिए। तो पहला कि दैट अगर सेंटर ने कुछ डायरेक्शंस दिए स्टेट्स को और उस डायरेक्शन को ओबे नहीं किया स्टेट ने, तो वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं अंडर आर्टिकल 365। और जैसे कि स्टेट ने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस को वायलेट किया या पार्लियामेंट्री एग्जिस्टिंग लॉस को हिंड्रेंस डेवलप किया, उनको उसको वायलेट करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रहे, तो आर्टिकल 356 के थ्रू प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। तो ये दो कंडीशंस है प्रेसिडेंट रूल लगाने के, ठीक है। अब सेंटर कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे डायरेक्शन दे सकता है स्टेट्स को, पहला नेशनल और मिलिट्री कम्युनिकेशन, रोड पोर्ट्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, प्रोटेक्शन रेलवे, सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, मदर टंग इंस्ट्रक्शन एट द प्राइमरी लेवल स्कूल्स, शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर्स एंड फॉर्मेशन ऑन एग्जीक्यूशन ऑफ स्पेसिफिक स्कीम्स, ठीक है। आर्टिकल 365 इम्प्लाइज हियर ऑल। अब जैसे कि इन कुछ ये सारे सब्जेक्ट्स पे अगर सेंटर ने डायरेक्शन दी और स्टेट ने नहीं ओबे किया, तो आर्टिकल 365 के अंडर वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं, मतलब प्रेसिडेंट लगा सकते हैं प्रेसिडेंट रूल। म्यूचुअल डेलीगेशंस ऑफ फंक्शंस। अब इसमें क्या होता है ना, अभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस लेने के लिए स्टेट का और सेंटर का म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। तो जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है कि अगर लॉ बनाने की जो पावर है, यूनियन लिस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के ऊपर लॉ बनाने का पावर सिर्फ यूनियन का है, सिर्फ सेंटर का है। स्टेट लिस्ट के ऊपर लॉ बनाने का पावर सिर्फ स्टेट का है। उसके अंदर कुछ कंडीशंस है पर मेजरली स्टेट ही बना सकता है। अब ये जो लॉ मेकिंग पावर है वो रिजिड है, वो वेरी स्ट्रिक्ट है कि दैट यूनियन के लिस्ट का काम सिर्फ यूनियन करेगी, स्टेट के लिस्ट का काम सिर्फ स्टेट करेगी। वो बहुत रिजिड है, फिक्स बाउंड्रीज उन्होंने मेंटेन रखी। इधर लिखा है कि दैट लेजिस्लेटिव पावर्स आर दी रिजिड्स, एग्जीक्यूटिव पावर रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी। देख एग्जीक्यूटिव पावर जो है मतलब उस लॉस को एग्जीक्यूट करने का जो पावर है उस पावर में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं। जैसे कि कुछ अभी जैसे यूनियन ने क्या यूनियन का कुछ लॉ है जो कि स्टेट में इम्प्लीमेंट कराना है, तो वो स्टेट की हेल्प ले सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल पासपोर्ट का, जैसे कि जो पासपोर्ट बनाने का जो काम होता है वो यूनियन के अंदर आता है, वो स्टेट को वो कर सकता है, मतलब वो जिम्मेदारी सौंप सकता है कि तुम वेरिफिकेशन कर लो, ये सब कर लो, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूशन में यूनियन ने अपना काम सेंटर को दे दिया। अब जैसे कि स्टेट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट में क्या आएगा, जैसे डिज़ास्टर हो गया स्टेट में, अब उसको उससे लड़ने के लिए सेंटर क्या करे, मतलब स्टेट क्या करेगा, सेंटर की हेल्प लेगा, सेंटर को बोलेगा कि इससे रिलेटेड मैटर पे आप काम करो, तो सेंटर काम कर सकता है, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर में रिजिडनेस है पर एग्जीक्यूटिव पावर्स में फ्लेक्सिबिलिटी है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभी जैसे ये डेलीगेशंस मतलब क्या होता है, पहले डेलीगेशन मतलब पढ़ लेते हैं।
अब सेंटर गिव्स इट वर्क्स टू द स्टेट्स, ठीक है। तो दो तरीके से सेंटर क्या कर सकता है, अपने कुछ काम स्टेट को दे सकता है। वो कौन से दो तरीके हैं, एक तो एग्रीमेंट से जो कि कंसेंट बेस्ड हो, दूसरा पार्लियामेंट्री लॉ विदाउट कंसेंट। तो एक वे से तो मतलब कंसेंट लेके कुछ जिम्मेदारी ले सकते हैं, या विदाउट कंसेंट भी उन पे वो जिम्मेदारी थोप सकते हैं कि तुमको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को ये कोई जिम्मेदारी दे सकता है स्टेट के कंसेंट से। गवर्नर क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ काम दे दिया सेंटर के कंसेंट से, मतलब एक दूसरे पे जिम्मेदारी डाल सकते हैं, पर एक दूसरे की कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है विदाउट कंसेंट। अब जैसे कि देखो कंसेंट, अभी जैसे इस टॉपिक को थोड़ा सा अच्छे से समझते, सेंटर का कुछ काम था, वो स्टेट को करवाना था सेंटर ने, तो क्या करेगा, सेंटर स्टेट की परमिशन लेगा और उसको वो काम दे देगा। अगर स्टेट ने बोल दिया हाँ हम कर लेंगे तो उनको वो काम हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ काम है स्टेट का, वो सेंटर से करवाना है, तो पहले स्टेट को सेंटर की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर वो काम करेंगे, ठीक है। अब ये दोनों केस में एक दूसरे को काम दे सकता है, बट विदाउट कंसेंट सिर्फ सेंटर ही स्टेट को काम दे सकता है। स्टेट नहीं बोल सकता कि नहीं विदाउट कंसेंट सेंटर को ये काम करना पड़ेगा, स्टेट ऐसा नहीं बोल सकता, पर सेंटर बोल सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें याद रखना। दूसरा है कॉपरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। अभी सेंटर और स्टेट के अंदर कॉपरेशन मेंटेन रहे, इसलिए कौन कौन से डिवाइसेस है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस है इंटर स्टेट वाटर टीटी वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट, ठीक है, जो कि पार्लियामेंट प्रोवाइड करवाता है। दूसरा है इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263, जो कि इस्टेब्लिश होती है बाय प्रेसिडेंट। पर्पस क्या है कि इंटर स्टेट मतलब स्टेट्स में कोई विवाद हो तो वो काउंसिल के अंदर वो लोग ठीक कर सकते हैं। एंड फुल फेथ एंड क्रेडिट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी एडमिनिस्ट्रेशन में। अभी जैसे और फिर एग्जीक्यूटिव वर्क में और कौन सी चीज़ें आती है सेंटर स्टेट रिलेशन में, तो ऑल इंडिया सर्विसेज आ गई, ठीक है, जिसमें IAS IPS और IFS हो गए, ठीक है। ये जो ऑफिसर्स होते हैं वो दोनों के लिए काम करते हैं, सेंटर के लिए भी काम करते हैं और स्टेट के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 312 और ऑल इंडिया सर्विसेज का, और ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट रिक्वायर राज्यसभा रेजोल्यूशन, मतलब ऑल इंडिया और एक ऑल इंडिया पोस्ट निकाल सकता है पार्लियामेंट अगर राज्यसभा रेजोल्यूशन निकाले तो, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट, तो ये कुछ डिबेट्स दिए, इस नोट्स को मतलब आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि क्या कहा है अम्बेडकर सर ने। फिर है पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सेंटर स्टेट लीकेज के लिए, कि दैट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसमें गवर्नर अपॉइंट करता है, रिमूव बाय प्रेसिडेंट। फिर जॉइंट स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन हो गई। फिर दैट UPSC भी स्टेट्स को हेल्प करता है उनके एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ों को। जॉइंट रिक्रूटमेंट स्कीम्स में भी UPSC असिस्ट करता है कुछ स्टेट्स को, ठीक है। फिर आती है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, सुप्रीम सेंटर पे सुप्रीम कोर्ट, स्टेट में हाई कोर्ट, ठीक है। तो वो भी इंटर स्टेट मतलब सेंटर और स्टेट के रिलेशन को एनहांस करती है, ठीक है। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल, फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंटर स्टेट का कैसा रिलेशन होता है, ये हम लोग इमरजेंसी वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है अदर कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल, तो इसको भी आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस, एडवाइजरी बॉडी, नीति आयोग, नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये कुछ है सेंटर स्टेट के रिलेशन को एनहांस करने के लिए कुछ बॉडीज़ बनाई गई है, ये कुछ कॉन्फ्रेंस है, ठीक है। तो बेसिकली एग्जीक्यूटिव में हमने ये सब पढ़ा कि एग्जीक्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो एनहांस करती है सेंटर स्टेट के एग्जीक्यूटिव रिलेशंस को, ठीक है।